नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। हमारे देश में ऐसा माना जा रहा था कि निर्भया बलात्कार कांड के बाद जो तमाम कानून बनाए गए, जिस तरीके से जन भावनाएं जागृत हुई थीं, उसके बाद कम से कम बलात्कार जैसे संगीन अपराधों में जबरदस्त कमी आएगी। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश पर नजर डाल दें या फिर आप बेंगलुरु पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि हमारे देश में इस तरह के घिनौने अपराधों में कमी तो बहुत दूर की बात है, दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। बेंगलुरु में एक स्कूल में पहली कक्षा की एक छात्रा के साथ बलात्कार किया गया। प्रदर्शन करने में लोग कहीं पीछे नहीं हैं। पुलिस प्रदर्शन करने में लोग कहीं पीछे नहीं हैं। पुलिस से जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन अभी तक स्कूल प्रशासन की बात तो छोड़ दीजिए, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार तक नहीं किया गया है और अभी तक स्कूल प्रशासन पर किसी भी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। ठीक ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश में भी है। वहां अब जाकर पुलिस पूछताछ करती दिखाई दे रही है बलात्कार की उस पीड़ित महिला के आरोपियों से, जिसके बारे में पिछले एक हफ्ते से लगातार चर्चाएं आम हैं। आखिरकार हमारे देश में यह अंधेर गर्दी क्यों है? क्यों है ये? क्या आप सोच सकते हैं कि पहली कक्षा की एक बच्ची के साथ कोई व्यक्ति बलात्कार कर सकता है? बेंगलुरु की इस कहानी को देखने के साथ ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देखिए छोटी सी रिपोर्ट, चर्चा करेंगे। हमारे साथ संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी से मौजूद रहेंगे, केसी पांडे समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ रहेंगे, रेखा अग्रवाल जी वरिष्ठ वकील हमारे साथ रहेंगी और कांग्रेस से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ कोई न कोई वरिष्ठ नेता जुड़े, चर्चा करें। लेकिन उससे पहले जरा ये रिपोर्ट देखिए। इसको देखने के बाद भी अगर आपके भीतर का वो इंसान जाकर यह न कहे कि इस तरह के अपराध अब बंद होने चाहिए, तो वाकई में फिर आप इंसान नहीं है। 6 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आने के बाद पूरा बेंगलुरु मानो सड़कों पर उतर आया है। इन आंखों में गुस्सा है और डर भी। डर इस बात का कि कहीं स्कूल जाने वाले उनके नौनिहालों को भी इस तरह के हादसे से न गुजरना पड़े। आरोपियों की गिरफ्तारी और पुलिस को नींद से जगाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हम इस वक्त मौजूद है बेंगलुरु के व्हाइट फील्ड इलाके में और आज चौथे दिन भी यहां पर अभिभावक जमा हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं स्कूल के खिलाफ, जहां पर 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था। आज आप देख रहे हैं पूरे जन समर्थन में यहां पे लोग पहुंचे हैं उस बच्ची के समर्थन में और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है स्कूल नए नियम और कानून बचे ताकि जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनकी सुरक्षा हो सके। बेंगलुरु समेत पूरे देश को हिला देने वाली ये घटना 2 जुलाई की है, जब विवग्योर स्कूल के ही कुछ कर्मचारियों पर 6 साल की बच्ची से रेप का आरोप लगा। बच्ची के माता पिता ने 15 जुलाई को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। 2 आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं, लेकिन लोगों का गुस्सा स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी है, जिसने शुरुआत में इस पूरे मामले को बेहद ही हल्के तरीके से लिया। क्रिमिनल को पनिशमेंट ऐसा मिले कि दूसरा दुनिया में डरना चाहिए। मैनेजमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं लोग। वी वांट जस्टिस, हमको इंसाफ चाहिए। हम चाहते हैं कि जिसने भी ये किया है उसको सजा मिले। ये लोग इंसान नहीं, जानवर हैं। बेंगलुरु में हुई इस घटना ने स्कूलों में पढ़ने वाले छोटे बच्चों की सुरक्षा पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं और बच्चों की सुरक्षा की गारंटी तय करने के लिए लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। यासिर मुश्ताक, न्यूज नेशन, बेंगलुरु। बेंगलुरु में जो हो रहा है वो हमारे देश की माफ कीजिएगा मानसिकता को प्रदर्शित करता है। हम कानून बनाने का दावा करते हैं कि बाद एक कानून बनाते चले जाते हैं, लेकिन पालन करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। स्कूल प्रशासन ने एक भी जिम्मेदारी लेने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया है और अभी तक पुलिस ने स्कूल प्रशासन को किसी भी तरीके से जिम्मेदार नहीं ठहराया है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को आकर सफाई देनी पड़ी, लेकिन ऐसी पुलिस किस काम की जो सिर्फ सफाई देती है, कार्रवाई नहीं करती। आइए अब आपको एक और प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश का हाल दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी बलात्कार की घटनाएं इतनी आम हो चुकी हैं कि वहां पर तो अब शायद कहना भी मुश्किल है कि औरतों की इज्जत नाम की कोई चीज शायद होगी भी। एक के बाद एक मामले सामने आते जा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव की सरकार कान में तेल डालकर बैठी है, ऐसा प्रतीत होता है। आइए आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं और उसका चर्चा करते हैं कि क्या हमारे देश में वाकई में बदलाव हो भी सकता है या ये शायद मुर्दों का देश है। देखिए रिपोर्ट। एक बेटी और एक मां के साथ हुई हैवानियत से देश हिला हुआ है। लखनऊ के एक स्कूल की उस भयानक तस्वीर ने रोंगटे खड़े कर दिए हैं, लेकिन दरिंदे अब भी आजाद हैं। लखनऊ के निर्भया कांड के तीसरे दिन भी पुलिस के हाथ खाली हैं। शक के आधार पर 3 लोग पुलिस की हिरासत में हैं, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश में बाराबंकी से लेकर गाजियाबाद तक छापों का दौर जारी है।
सूबे में महिलाओं के खिलाफ अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया और मुख्यमंत्री के पिता मुलायम सिंह यादव का दावा है कि यूपी में जुर्म सबसे कम है। कदम तो यूपी में सबसे, आप यूपी की बात करें, 21 करोड़ की जनसंख्या है, अगर सबसे कम इस तरह के केस कहीं है हिंदुस्तान तो सबसे कम है यूपी में। मुलायम सिंह के दावों पर यकीन करना अगर आपके लिए मुश्किल है तो नेताजी के दावों पर हमला विपक्ष ने भी बोला है। 203 रेप होने के बाद अगर सरकार का बयान ये आता है या सरकार के दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान ये आता है तो मैं इसे बेचारगी कहूं, लाचारगी कहूं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानूनी व्यवस्था है यकीनन उसके सामने सवालिया निशान लगा। नेताओं का काम सियासत है और उसमें वो कोई कसर बाकी नहीं रख रहे। लेकिन लखनऊ के मोहनलालगंज में 16 और 17 जुलाई को जो कुछ भी हुआ उसने लोगों के जहन में एक बार फिर दिल्ली के निर्भया कांड की यादें ताजा कर दी हैं। लखनऊ की ये निर्भया एक हॉस्पिटल में काम करती थी। 16 जुलाई की रात 9 बजे 13 साल की बेटी और 6 साल के बेटे से वो हॉस्पिटल जाने के लिए कहकर घर से निकली, लेकिन अगले दिन सुबह महिला की लाश नग्न अवस्था में मोहनलालगंज के एक स्कूल के कंपाउंड में मिली। मृतक महिला के शरीर पर चाकुओं से गोदने के निशान थे। घटनास्थल पर मौजूद सबूत ये बता रहे थे कि गैंगरेप के बाद महिला की बेहद ही बेरहमी के साथ हत्या की गई थी। स्कूल में फैले खून से ये भी साफ हो रहा था कि लखनऊ के इस निर्भया ने हत्यारों के साथ अंतिम दम तक संघर्ष किया था। लखनऊ के इस निर्भया के पति की 6 साल पहले मौत हो चुकी थी। 2 छोटे बच्चों के साथ किराए के मकान और प्राइवेट नौकरी के सहारे वो जिंदगी की जंग लड़ रही थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार के घटते इकबाल और अपराधियों के बुलंद होते हौसलों की भेंट एक और निर्भया चढ़ गई है। विनोद मिश्रा, न्यूज नेशन, लखनऊ। सवाल आज न्यूज नेशन ये उठा रहा है कि आखिरकार हमारे देश में कितनी और निर्भय की बलि चढ़ेगी कि उसके बाद शायद हमारा समाज और हमारे राजनीतिज्ञ जागेंगे। समित पात्रा जी, केंद्र में अब आपकी सरकार है और आप कहना चाहते थे, आप जब सरकार में नहीं थे और जब आप प्रचार कर रहे थे उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि हम महिलाओं की सुरक्षा को सबसे आगे देंगे, सबसे ज्यादा प्राथमिकता देंगे। बेंगलुरु से लेकर उत्तर प्रदेश में एक पहली कक्षा की बालिका से लेकर एक महिला जिसके 2 बच्चे हैं, वहां तक कोई सुरक्षित नहीं है। आखिरकार हमारे देश में यह कब तक चलता रहेगा? कानून की दुहाई देकर कब तक हम इसी तरीके से शर्मसार होते रहेंगे? अजय जी, आपने बहुत वाजिब प्रश्न उठाया है। ये बहुत चिंता का विषय है और बहुत सेंसिटिव इश्यू भी है। मगर यहां मैं आपको याद भी दिलाऊं कि स्टेट जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होता है वो स्टेट का विषय होता है, वो केंद्र का विषय नहीं होता है। इसलिए केंद्र हस्तक्षेप नहीं कर सकता है स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में। हाँ, बहरहाल जो विषय हमने प्रॉमिस किया था कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम काम करेंगे, वो आपने देखा कि यूनियन बजट में भी जितना हमसे बन पड़ा है, जितना जो फिस्कल स्पेस था उसके अंतर्गत बहुत अच्छे प्रावधान महिलाओं की सुरक्षा के लिए किया गया है। और एक खास करके मैं आपके चैनल के माध्यम से याद दिलाना चाहूंगा, जिस प्रकार से 1 पॉइंट क्राइसिस सेंटर का जिक्र किया गया है। वर्षों से कहा जा रहा था कि रेप पीड़ित महिलाओं के साथ बहुत इनसेंसिटिविटी होती थी हैंडलिंग करने में, और चाहे वो अस्पताल में हो चाहे वो पुलिस स्टेशन में हो। इसको मद्देनजर रखते हुए 1 पॉइंट क्राइसिस सेंटर खोला गया है। अगर आपकी उपलब्धियां अपनी जगह बिल्कुल सही हो सकती हैं, लेकिन एक आम भारतीय के तौर पर अगर मैं आप सबों के सामने ये सवाल रखूं, क्या आज आप अपनी बच्चियों को स्कूल भेजने में उतने ही संतुष्ट रहेंगे, उतने ही निश्चिंत रहेंगे जितना बेंगलुरु के हादसे के पहले थे, या उसके बाद वही स्थिति होगी? क्या हमारे घर की महिलाएं जो बाहर निकलती हैं काम करने के लिए, क्या वो अपने आप को उतनी ही सुरक्षित महसूस करेंगी? दिल्ली, लखनऊ, बेंगलुरु, हर जगह देख लीजिए, महिलाओं के खिलाफ अपराध में जितनी बढ़ोतरी हो रही है, उसके बाद तो अब कुछ भी कहना मुश्किल है। सरकारें चाहे किसी की भी हो, केंद्र या राज्य, सवाल यह उठता है कि आखिरकार इस देश की आधी आबादी को क्या हम जानवरों से भी बदतर समझते हैं? नहीं, बिल्कुल आपने बहुत सही प्रश्न पूछा है। बैंगलोर के घटना के विषय में जानने के बाद तो बहुत चिंता हो रही है। आप देखिए जिस प्रकार जो दुखद विषय है, बैंगलोर में जब ये घटना घटी है उसके पश्चात बैंगलोर के स्कूल एक फॉर्म पे हस्ताक्षर करवा रहे हैं अपने अभिभावकों से कि आप ये बताइए कि बैंगलोर के स्कूल्स आपके बच्चों की सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इससे घृणित तो कुछ हो ही नहीं सकता है। एक तो एक फर्स्ट क्लास की बच्ची के साथ इस प्रकार का घृणित अपराध हो और उसके पश्चात स्कूल जहां की
बच्चा सबसे ज्यादा सेफ होना चाहिए, वहां प्रिंसिपल ये कागज साइन करवा रहे हैं कि बच्चे आपके उनके सेफ्टी के लिए स्कूल जिम्मेदार नहीं है, आप हस्ताक्षर करिए। ये सोचने के लिए भी हमें बड़ा कष्ट हो रहा है और एचआरडी मिनिस्ट्री ने इस पर रिपोर्ट मांगी है, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं। दूसरा विषय है कि आपको ध्यान होगा कर्नाटक असेंबली के 23 मेंबरों की एक सदस्य की कमेटी बनाई गई थी, जिसमें शकुंतला शेट्टी जो वहां के एमएलए हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट दिया था कि जो रेप हो रहा है उसके लिए मोबाइल फोन रिस्पॉन्सिबल हैं और स्कूल्स एंड कॉलेजेस में मोबाइल फोन बैन कर देने चाहिए। तो मुझे लगता है इस प्रकार के जो इनसेंसिटिव कमेंट्स आते हैं, इस प्रकार की जो नेताओं की भी बेरुखी होती है, मैं उस पर भी संबित जी आपने जो कहा उस पर भी बात करेंगे। कर्नाटक में विधानसभा में किस तरीके से अपने आईपैड पे लोग तस्वीरें देख रहे थे, विधायक लोग, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मुझे याद है कि इस बारे में आप भी अपनी बातों को सामने रखें। लेकिन पांडे जी जरा ये बताइए, बेंगलुरु की बात तो हम इतना कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में क्या करेंगे? क्या उत्तर प्रदेश में बस इसी तरीके से महिलाएं एक के बाद एक इस तरह का अपना भवितव्य देखती हुई नजर आएंगी? देखिए अजय जी, मैं पहली बात तो मैं बताना चाहता हूं कि चाहे बेंगलुरु की घटना हो, चाहे लखनऊ की घटना हो, चाहे मध्य प्रदेश की घटना हो, चाहे राजस्थान की घटना हो, इस प्रकार की घटनाएं घोर निंदनीय है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। उत्तर प्रदेश की सरकार महिलाओं पर उत्पीड़न और अत्याचार अन्याय। पांडे जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद पांडे जी फिलहाल हमारे साथ नहीं, कुछ तकनीकी दिक्कत है, हम तक दोबारा पहुंचने की कोशिश करते हैं। रेखा जी, नेताओं के बड़बोल और उनके बयान सुनते सुनते हमारे कान पक गए और शायद आप सरी के तमाम एक्टिविस्ट या फिर वरिष्ठ वकील जो आज चीजों को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों के पास तो अब शायद कुछ कहने के लिए बचा भी नहीं होगा। क्या हमारे देश में कानून बना देना ही अपने आप में काफी है? देखिए, आपकी सारी रिपोर्ट देके मैं एकदम स्तब्ध रह गई हूँ। मेरे पास कुछ कहने को शब्द नहीं है। 6 साल की, मेरे ख्याल से ज्यादा बच्ची 5 या 6 साल की होगी जो पहली कक्षा में पढ़ती है। कोई ऐसी छोटी सी बच्ची के साथ इतना घिनौना अपराध करने की सोच भी कैसे सकता है? लगता है कि ऐसे सिचुएशंस के अंदर कानून भी जो है एकदम एक मूक दर्शक की तरह बन के रह जाता है। इतने हमारे देश के अंदर बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न के केसेस बढ़ गए हैं, स्पेशली कि अभी पिछले साल ही नया कानून भी बना है। पहले तो इंडियन पीनल कोड था ही, जहां पे बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए काफी कानून बने हुए थे, काफी धाराएं थी। बलात्कार की जो धारा है या कोई भी तरह की मोलेस्टेशन या बच्चे के साथ कोई असॉल्ट किया जाता है, उसका प्रावधान पहले भी था। परंतु ये जो बात है कि जो नया कानून बना, पॉक्सो कानून जिसको कहते हैं, 2013 के अंदर बना, ये इटसेल्फ दिखाता है, इस नए कानून का बनना ही एक इतना दर्शक है कि हमारे देश के अंदर बच्चियों दोनों की, बच्चियों के नहीं, बच्चों के साथ यानी कि छोटे लड़कों के साथ भी इस तरह के घिनौने अपराध किए जाते हैं कि सारी मानसिकता जो है वो, और रेखा जी, मेरी तो स्तब्ध यहाँ एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, कानूनी तौर के ऊपर इतने स्ट्रांग कानून होने के बाद में भी कोई कैसे कर सकता है? कानूनी तौर पर रेखा जी, यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात आपसे समझना चाहूंगा। 6 साल की इस बच्ची का बलात्कार स्कूल के कैंपस में होता है, किसने किया इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। क्या वो स्कूल का कर्मचारी था या बाहर से आया व्यक्ति था जिसने ये किया? लेकिन क्या इसमें स्कूल की जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या स्कूल वाकई में अपने आप को पूरे तरीके से बाहर रख सकते हैं? और जैसा कि अभी संबित जी ने बताया, ऐसे कई स्कूल्स हैं जो अब बेंगलुरु में ये फॉर्म्स भरवाने लगे हैं। देखिए, इस केस के अंदर स्कूल जो है अपना पल्ला झाड़ के ये नहीं कह सकता कि बच्चों की सुरक्षा उनका दायित्व नहीं है। जब भी कोई पेरेंट, कोई भी माता पिता अपने छोटे बच्चे या बच्ची को किसी स्कूल में भेजते हैं तो ये सोच के भेजते हैं कि उनका बच्चा हिफाजत से है, पढ़ाई के साथ साथ उसका हर तरह की सुरक्षा का ध्यान भी स्कूल वाले रखेंगे। अगर इस तरीके से जिसको स्कूल वालों ने अगर ये कहा है, बैंगलोर के अंदर ये कहा है कि आप ये फॉर्म भर के दें कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो ये इससे घटिया बात कोई नहीं हो सकती है। और जो नया कानून बना है पॉक्सो, उसके तहत ये साफ लिखा है कि कोई भी अगर तरह का यौन शोषण करता है तो उसके अंदर सभी लोग जो उस बच्चे की सुरक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी कि पीपल ऑफ ट्रस्ट, यानी कि जो भी व्यक्ति या जो भी इंस्टीट्यूट या कोई सोसाइटी जिसको उस बच्चे की हिफाजत करने के लिए सौंपा गया था, अगर वो इस तरह के घिनौने अपराध के अंदर भागीदार बनते हैं किसी भी तरीके से, तो ये वाकई में सब कटघरे में आते हैं। रेखा जी, क्षमा चाहूंगा, आपसे मैं आपको बीच में रोक रहा हूं।
केसी पांडे जी, हमने बेंगलुरु की बात कर ली, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, बीच में आपकी बात कट गई थी। देखिए, राजनीतिक बयानबाजी और यह कहना कि बड़ा निंदनीय है, ये एक चलन हो चला है। मैं बहुत सीधे तरीके से आप लोगों से जानना चाहता हूं, आपसे भी और संबित पात्रा जी से, और कुछ ही देर में शोभा ओझा जी कांग्रेस से जुड़ेंगी। ये निंदनीय शब्द का इस्तेमाल करके कब तक राजनीतिक पार्टियां अपनी जिम्मेदारियों से बचती रहेंगी? भाई, कब तक आपकी सरकारें, हमारी तो तमाम सरकारें हैं, इसी तरीके से अपराधों को निंदनीय कह के किनारे हट जाएंगे? और आपके नेताजी तो उस पर भी एक कदम आगे हैं, कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बलात्कार होते ही नहीं है। भाई, यहां नहीं होते तो कहां होते हैं, बताइए। नहीं अजय जी, अब हमारी बात सुनिए जी। नेताजी ने जमीनी हकीकत कहा। नेताजी इस संदर्भ में कहा कि उत्तर प्रदेश से ज्यादा घटनाएं अन्य प्रदेशों में हो रही हैं। तो क्या ये बचाव का रास्ता है पांडे जी? पूरे तौर पर संवेदनशील पांडे जी जरा ये बता दीजिए कि पांडे जी जरा ये बता दीजिए कि नहीं अजय पांडे जी जरा ये बता दीजिए बहुत स्पष्ट तरीके से, ये क्या ये कौन सा कुतर्क है? भाई, मेरी कमीज पर ज्यादा दाग नहीं है, आपकी कमीज पर ज्यादा दाग है, इसलिए मैं आपसे बेहतर हूं। क्या यही सच्चाई है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश में देखिए, अभी आपने स्वयं कहा है कि 3 संदिग्ध लोग पकड़े गए हैं। उत्तर प्रदेश के सीनियर मंत्री शिवपाल सिंह यादव जी ने अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि दोनों बच्चों को पूरी सहायता दी जाएगी। और कौन देखेगा उन बच्चों को? सस्पेंड कर दिया। जरा बताइए ना, कौन देखेगा उन बच्चों को? स्तर की जांच बैठा दिया है। पांडे जी, जरा मैं आपसे पूछूं, क्या समाजवादी पार्टी उन 2 बच्चों का पालन पोषण की जिम्मेदारी लेती है? क्या समाजवादी पार्टी जिसकी सरकार आज अजय जी उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है? क्या आप पैसा दे देंगे उसको? पालेगा कौन उन बच्चों को? सरकार ने अनाथालय में भेजेंगे ना? पालन पोषण की आप पूरी जिम्मेदारी आप अनाथालय भेजेंगे, उसके अलावा क्या करेंगे? जरा ये बताइए कि उस महिला का क्या दोष था? अनाथालय क्यों भेजेंगे हम? तो क्या करेंगे आप? क्या आप गोद लेंगे उनको? हम उसको अच्छी शिक्षा दिलाएंगे। कैसे दिलाएंगे? आप गोद लेंगे पांडे जी? बच्चों को उत्तर प्रदेश कौन गोद लेगा उन बच्चों को? आवश्यकता पड़ेगी तो हमारा तो बहुत बड़ा परिवार है। समाजवादी परिवार में सारे लोग समाहित हैं। समाजवादी पार्टी गरीबों की पार्टी है। पांडे जी, आवश्यकता पड़ेगी तो हम उन पांडे जी, आवश्यकता पड़ेगी की बात नहीं, जरा ये सोचिए, एक अकेली महिला, पांडे जी जरा बस मैं आपके सामने एक तस्वीर पेश कर रहा हूं। एक अकेली महिला जो कि अपने दम पर काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी, उसके साथ न सिर्फ बलात्कार किया जाता है, जिस तरीके से उसे मारा जाता है, उसके बाद भी क्या उत्तर प्रदेश की सरकार को सर शर्म से झुका नहीं लेना चाहिए? दिल्ली में जब यह वारदात हुई थी तो आप सब लोग चढ़कर बोल रहे थे कि कांग्रेस की सरकार को सर झुका लेना चाहिए। भाई, उत्तर प्रदेश की सरकार कब सर झुकाएगी ये तो बता दीजिए। बताइए ना भाई, कब कितने चाहिए? आप बदायूं गिन लीजिए, उसके आगे पीछे गिन लीजिए। ऐसा लगता है जैसे उत्तर प्रदेश में कानून है ही नहीं। अजय जी, उत्तर तो सुनिए, आप प्रश्न किए हैं जी। मैं यह कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ही नहीं, पूरी मानवता, पूरी इंसानियत शर्मसार हुई है। मां बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार संकल्पित है और हम किसी दोषी को बख्शेंगे नहीं, दोषी को जेल तक पहुंचाएंगे। चलिए, संबित पात्रा जी, हमारे नौजवान, हमारे कान, संबित पात्रा जी, हमारे कान पक चुके हैं इस शब्द को सुनते सुनते कि दोषियों को हम बख्शेंगे नहीं, और अपराध नित दिन बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे में बुरा मत मानिएगा, लेकिन मोदी जी के भाषण और उनके कॉल पर भी आज शक होता दिखाई देता है कि क्या वाकई में मोदी जी सरदार पटेल की तरह अपने आप को लौह पुरुष मानते हैं तो सही है? क्या केंद्र सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है कि राज्यों के ऊपर दबाव डालकर चीजों को दुरुस्त किया जाए? क्या केंद्र सरकार अगर दृढ़ निश्चय कर ले तो क्या राज्य सरकारें उनकी बात नहीं मान सकती? पहली बात तो है, ये जो कान पका है इसके लिए मुख्य जिम्मेवारी समाजवादी पार्टी के साथ है। अभी मेरे वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के कह रहे थे कि बहुत बड़ा परिवार है, एक ही परिवार है, हर कोई जानता है कि इसका परिवार है, उसको वो समाजवाद कहते हैं। और समाजवाद के नाम पे जिस प्रकार से सेफई महोत्सव मना रहे हैं ये भी दुनिया देखती है। आप देखिए, रेप जैसे घृणक अपराध के पश्चात सुनिए, मैं आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था, आप शांति से सुनिए। पांडे जी, जिस प्रकार से रेप के घृणक अपराध के पश्चात समाजवादी पार्टी के तमाम नेता निकलकर बाहर घृणक विषय बोलते हैं, मुझे लगता है ये बहुत दुखद विषय है। बच्चों से, अरे पांडे जी, आप तो वरिष्ठ नेता लगते हैं, आप इस प्रकार तो मत करिए, आप थोड़ा शांति से सुन लीजिए। मैं आपको शांति से सुन रहा था ना।
आप देखिए जिस प्रकार से नेताजी ने कहा कि बच्चों से गलती हो जाती है, लड़के तो लड़के हैं, आप बताइए पूरे देश में क्या मैसेज जाता है इससे? इस प्रकार के बयानों से परहेज करना चाहिए समाजवाद, अपने आप को समाजवादी कहलाने वाले नेताओं को। और जहां तक दूसरा विषय है, आपने पूछा सवाल कि क्या केंद्र सरकार जबरदस्ती राज्य सरकारों के ऊपर कानून थोप सकती है? तो अजय जी मैं बता दूं, अगर इस प्रकार का कोई प्रक्रिया होगा तो पहले न्यूज चैनल डिबेट करेंगे। देखिए संघीय ढांचा को नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ दिया है और किस प्रकार से अब वो हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी बातें पहले भी आई हैं, लेकिन संबित जी मैं स्पष्ट तौर से कह दूं, भाई की तरह नहीं, हम समकक्ष बन के राज करना चाहते हैं। संबित जी ये माफ कीजिएगा, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, माफ कीजिएगा, ये महज बहाना है। संबित जी करने की आवश्यकता है। संबित जी माफ कीजिएगा, लेकिन आप इसे महज बहाना कह सकते हैं। आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि न्यूज चैनल कहेंगे कि संघीय ढांचे को आप क्षति पहुंचा रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए अगर केंद्र सरकार आज कोई ठोस कदम उठाए और जिस तरीके से बेंगलुरु में या फिर कर्नाटक में सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार पर अगर आप नकेल कसते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं न सिर्फ तमाम न्यूज चैनल आपका समर्थन करेंगे बल्कि पूरे देश में आपकी वाहवाही होगी। लेकिन मैं जानता हूं, मैं चुनौती देता हूं आपको, क्या आपकी सरकार ऐसा कर सकती है? नहीं कर पाएगी। ऐसा लगता है कि हमारे पास इस चर्चा का वक्त शायद यहीं पे खत्म होता दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे केंद्र हो या राज्य सरकार, अगर सरकारें चाहेंगी तो कहीं पर भी अपराध खत्म नहीं हो सका तो बहुत कम जरूर हो सकता है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि न सिर्फ पुलिस बल्कि सरकारें भी इस तरह के घिनौने अपराध पर नकेल नहीं कसना चाहती, बस घड़ियाली आंसू बहाना चाहती हैं।